जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ के लिए अपने जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों, कल जो 22 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। देखो, हम थोड़ा अलग सोच रहे थे कि जनरल एप्टीट्यूड होगा, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड उसमें कम देखा गया। कल की जो शिफ्टें हुई हैं आपके एग्ज़ाम की, उसमें आपको जीके ही पूछा गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट पूरे देखे होंगे, चाहे वो एसएससी वाले हों, चाहे वो सीआरपीएफ वाले हों, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आ सकते आप। इतना मतलब उसमें कुछ जो क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में कराए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो अभी आपके जिनके एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, तो वो आप इन मॉक टेस्ट को दीजिएगा। आज भी मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, और भी मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा। तो ये कंटिन्यू सीरीज रखूँगा आपके एग्ज़ाम जब तक नहीं होते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, उनको आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको बहुत बहुत नॉलेज मिलेगी जीके के मामले में जानने की। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आपसे जैसे आज आपका एग्ज़ाम है, तो कम आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कमेंट में लिख के। तो जो भी अगर आपके क्वेश्चन मिले, तो आप मुझे उन क्वेश्चनों को सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं एक रिव्यू आपको दे सकूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से आने की फिर संभावना रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज का मॉक टेस्ट हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है? दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं ये बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो 26 जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों, काशी यात्रा योजना की शुरुआत जो की गई है, वो की गई है आपका कर्नाटक की सरकार द्वारा। ऑप्शन बी, कर्नाटक की सरकार ने काशी यात्रा शुरू की है। इसमें क्या है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में काशी की यात्रा करना चाहते हैं, तो कर्नाटक की सरकार आपके जो खर्चा आएगा उसकी सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काशी यात्रा कर्नाटक सरकार की योजना है। दोस्तों, बात हो रही है कर्नाटक की, तो इसका एक डांस बहुत आता है आपके एग्जाम में, और वो आप याद रखिएगा। वो है दोस्तों यक्षगान। यक्षगान डांस कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। साथ साथ आपको याद रखना ढोलू कुनीथा। ढोलू कुनीथा किस राज्य का डांस है? तो ढोलू कुनीथा डांस भी आपका कर्नाटक में किया जाता है। तो ढोलू कुनीथा और यक्षगान दोनों डांस कर्नाटक के हैं, आप याद रखना। दोस्तों, कर्नाटक में ना 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ये बहुत आता है एग्जाम में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एक बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर आपका? कर्नाटक में। तो नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और कर्नाटक में ना एक शहर है मैंगलोर, और मैंगलोर में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी बनी है। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ पर बनी है? तो मैंगलोर में तटरक्षक अकादमी बनाई गई है। आप याद रखना इसके बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कर्नाटक है, यहाँ पे एक खान है कोलार की खान। तो कोलार की खान जो है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया था कि काशी यात्रा की शुरुआत कहाँ पे की गई है? कर्नाटक में की गई है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों, काजू की जो खेती होती है, ये दक्षिण भारत में लैटेराइट मिट्टी में होती है। ऑप्शन ए, काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, आप याद रखना। ठीक है। जो लैटेराइट मिट्टी होती है, उन स्थानों में ज़्यादा मिलती है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसकी लीचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लैटेराइट मिट्टी है, इसमें लोह की, जो लोहा होता है, उसके अंश की प्रधानता होती है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, काजू किस, मतलब काजू जो होता है, ये किस, मैं बताऊं, जैसे आपसे पूछे कि भारत में काजू की राजधानी किसे कहा गया? तो दोस्तों, केरल का एक जिला है कोल्लम। कोल्लम को भारत में काजू की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। कोल्लम भारत में काजू की राजधानी कहा गया है। और काजू शब्द ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि काजू किस भाषा का शब्द है, तो काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, आप याद रखना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मिट्टी दिवस कब होता है, तो दोस्तों, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस
5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। आप याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा गया था काजू के लिए लैटेराइट मिट्टी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है? दोस्तों, यदि कोई हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना करता है तो उसको दंडित करने का प्रावधान है, और ये लिखा गया है अनुच्छेद 129 और 142 में। अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 में इसका उल्लेख मिलता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वोच्च न्यायालय कब बना है? दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 के तहत गठित किया गया है। आर्टिकल 124, और 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, आप याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछा जाए ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? दोस्तों, 65 वर्ष। एक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष में रिटायर्ड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं आपके? 1+33, 1+33, मतलब टोटल 34 जज हैं। 2019 से ये संख्या 34 है आपकी, तो याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? दोस्तों, भारत ने एशियन गेम में पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था वो कब जीता था? इसका सही जवाब होगा आपका, भारत ने सबसे पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक 1951 में जीता था, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, एशियन गेम जो हुए थे वो सबसे पहली बार 1951 में ही खेले गए थे, नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल जो खेल है इसका अन्य नाम क्या है? फुटबॉल का अन्य नाम सॉकर भी होता है। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, फुटबॉल के मैच की अवधि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 90 मिनट की होती है। 45-45 के 2 हाफ होते हैं, और हर हाफ के बाद में 15-15 मिनट का आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो टोटल अवधि पूछे तो 120 मिनट, लेकिन मैच की अवधि पूछेगा तो 90 मिनट की अवधि होती है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो आपसे पूछा गया था कि फुटबॉल का स्वर्ण 1951 में जीता था। क्या आपको पता है कि भारत में कलकत्ता एक शहर है जिसे फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? कलकत्ता शहर को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, ये आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किस शहर को फुटबॉल का मक्का कहा गया, तो कलकत्ता को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाबो क्रिस्टेसस पाबो क्रिस्टेसस को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? दोस्तों, पाबो क्रिस्टेसस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन बी। मोर का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1963 को मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1963। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, मोर पक्षी है, अगर आपसे पूछा जाए ऑर्निथोलॉजी क्या है? दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है, आप याद रखना। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है, किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, द माउंटेन इज कॉलिंग पुस्तक जो लिखी गई है, ये लिखी गई है के.बी. रघुपति के द्वारा, ऑप्शन ए। के.बी. रघुपति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक किताब और बड़ी चर्चा में है आजकल, जो जैसे आपसे पूछा जाए, और वो किताब है आपकी पुस्तक द इंडिया बे, ये काफ़ी चर्चा में है आजकल किताब। तो भारत के जो विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर, ये उनके द्वारा लिखी गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है पुस्तक द इंडिया बे। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था, इसका सही जवाब होगा के.बी. रघुपति। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का एक जैव अपघटनीय रूप है? दोस्तों, ठोस अपशिष्ट का जैविक अपघटनीय रूप कौन सा है? वो है आपका कंपोस्ट, ऑप्शन ए कंपोस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैविक क्रिया द्वारा जब आप खाद बनाएंगे तो इसको आप कंपोस्टीकरण बोलेंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कांच क्या है? कांच एक अति शीतित द्रव है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतित द्रव माना गया है कांच को, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों।
क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बनवाया गया था, इसके संस्थापक माना जाता है धर्मपाल को। ठीक है, धर्मपाल को माना गया है, आप याद रखना। पाल वंश के राजा हैं धर्मपाल, लेकिन पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, आप याद रखिएगा। ये दोनों बिहार में मिलेंगे आपको। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2022 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमें बताना है कि लोकपाल का अध्यक्ष कौन बना है भारत में मई 2022 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर भारत का लोकपाल बनाया गया है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु तमिलनाडु डैश, यहाँ खालिस्तान बनना है, जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों तमिलनाडु त्यौहार जो मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, और अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति इस त्यौहार को मनाती है। आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु त्यौहार किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है मिसमी जनजाति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2000 कितने में कुटनाट की समुद्र तल से नीचे की कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत के रूप में घोषित किया था। दोस्तों ये जो आपका कुटनाट जो है, इसकी एक बड़ी पारंपरिक चावल उगाने की एक पद्धति है कि समुद्र की तली में चावल उगाए जाते हैं इसमें। तो ये वैश्विक कृषि धरोहर बनाई गई थी कब, तो ये बनाई गई थी 2013 में, ऑप्शन बी। 2013 में खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसको वैश्विक विरासत के रूप में दर्जा दिया था। ठीक है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 37 की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 2013। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर न्यू क्लॉथ्स नामक बाल कथा किसने लिखी है। दोस्तों द एम्परर न्यू क्लॉथ जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा, ऑप्शन डी। क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों आरोग्य मंथन कार्यक्रम जो हुआ था ये भोपाल में हुआ था, भोपाल में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भोपाल में ये आयोजित किया गया आरोग्य मंथन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये कई बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आरोग्य मंथन जो कार्यक्रम था वो भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 39, 11 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के येओत्सु शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता था। दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जो जीता था, ये जीता था आपका पल्लवी सिंह ने। ऑप्शन ए, पल्लवी सिंह जो थी ये कानपुर की रहने वाली है, तो इसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता था, आप याद रखना। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है दक्षिण कोरिया, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा को वॉन कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा को वॉन कहा जाता है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह जो भारत में बनाया गया है ये गुजरात में बनाया गया है, और गुजरात में नवसारी ज़िले में है। ठीक है, नवसारी ज़िला है गुजरात का, तो वहाँ पर ये बनाया गया है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों बात हो रही है आपकी गुजरात की, तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी एक राज्य के रूप में। गुजरात 1 मई 1960 को एक राज्य के रूप में बना था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, सबसे ज़्यादा नमक होती है। गुजरात की मैं आपको 3 डांस बता देता हूँ, आप याद रखना। एक टिप्पानी डांस बहुत आता है एग्जाम में, एक गरबा डांस बहुत आता है एग्जाम में, गरबा, टिप्पानी, गरबा, और एक डांडिया बहुत आता है एग्जाम में, डांडिया। तो ये कई सारे डांस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। भारत में एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं दोस्तों, भारत में एशियाई शेर मिलते हैं आपके गुजरात में। तो एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कौन सा राज्य है, तो वो है आपका गुजरात। और गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, गिर, गिर नेशनल पार्क जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 41,
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। दोस्तों भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी थॉमस मुनरो और कौन था आपका, थॉमस मुनरो के साथ साथ अलेक्जेंडर रीड। तो दोनों आप याद रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था दो लोगों के द्वारा भारत में शुरू की गई है। ठीक है। अच्छा कब शुरू हुई थी, तो ये 1792 में सबसे पहली बार मद्रास में शुरू की गई थी, 1792। ये आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। दोस्तों हमारे संविधान में द्विसदनीय प्रणाली जो ली गई है वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, अर्थात ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछे एकल नागरिकता, दोस्तों एकल नागरिकता का विचार भी जो लिया गया है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से, एकल नागरिकता। दूसरा आपको याद रखना है रिट, रिट वर्ड जो लिया गया है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। कैग सीएजी का पद जो आया भारत में वो भी ब्रिटेन के संविधान से आया है, ये भी आप याद रखना। साथ साथ आपको याद रखना है कि जो संसदात्मक मतलब या भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो सारी आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। यहाँ पे लिखा गया अमेरिका, अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मूल अधिकार। साथ साथ आपको याद रखना है जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वो अमेरिका से ली गई है, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड की बात करूँ तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की धारणा ली गई है, समवर्ती सूची की धारणा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने संविधान में अलग अलग देशों से शामिल की हैं, आप सारी याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो आपसे पूछा गया था द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम। आपसे पूछा जाए संविधान दिवस कब होता है, भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण से केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों कौन व्यक्ति है जिसने ये कारनामा किया है, वो है आपके जानवी डांगेटी। ऑप्शन बी जानवी डांगेटी, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे ना एक देश लिखा गया था अभी पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या है, पोलैंड की राजधानी बोर्सा, पोलैंड की राजधानी बोर्सा है। और यहाँ की मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, जलोटी। पोलैंड की मुद्रा को जलोटी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। यूरोप का देश है पोलैंड। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है इसने आपके पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, आप याद रखें। दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई थी और इसका फॉर्मूला क्या है, 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा दिवस कब होता है भारत में, तो दोस्तों भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, आप याद रखना। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती होती है। ठीक है। शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे जो उत्तराखंड है ये पहला राज्य था। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई है, 9 नवंबर सन 2000 को। इसका मुख्यमंत्री जरूर याद रखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, जिनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों स्वनिर्भर नारी योजना जो लागू की गई है, शुरू की गई है, वो असम की सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो नारी होती है ना, इनको मतलब स्वनिर्भर बनाया जाएगा। बुनकर जो होता है, बुनकरों के लिए है मेनली योजना, तो उनको मतलब स्किल सिखा के रोजगार दिया जाएगा। तो यह है आपकी स्वनिर्भर नारी योजना असम। दोस्तों असम का ना एक डांस याद रखना, सतरिया, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। सतरिया कहाँ का डांस है, तो असम का डांस है। असम का एक डांस बहुत पूछेगा, बिहू, बिहू डांस कहाँ होता है, तो ये भी आपका असम में होता है। एक डांस आप और याद रखिएगा, और वो डांस कौन सा है दोस्तों, वो डांस है आपका बुगरुम्बा। ये बहुत आता है एग्जाम में, बुगरुम्बा डांस, ये काफ़ी चर्चा में रहता है।
तो ये भी आप याद रखना। असम में एक सींग वाला गैंडा मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और उस द्वीप का नाम है माजुली। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? वो है आपका असम में। माजुली द्वीप असम में है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और असम की जो भाषा है वो है बोडो। तो बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में बोडो भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो स्वनिर्भर नारी योजना असम। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर जो भारत में थे, उनका नाम था शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो राष्ट्रीय हॉकी संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में की गई है। राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में की गई थी, आप याद रखिएगा। ठीक है। और हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? 60 मिनट। हॉकी के मैच की अवधि 60 मिनट की होती है, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? दोस्तों कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना जो की गई, ये की गई थी आपकी 1814 में, ऑप्शन सी। 1814 में की गई है, आप याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो भारत में जो कलकत्ता शहर है इसको डायमंड हार्बर कहा गया है। ठीक है। डायमंड हार्बर की उपाधि कौन से शहर को मिली है? कलकत्ता को मिली है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। क्या आपको पता है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? दोस्तों भारत की पहली जूट मिल कलकत्ता में तो लगी थी। भारत की पहली जूट मिल ये कलकत्ता में लगी थी, आप याद रखना। ठीक है। दूसरा, अगर भारत में पहला हाई कोर्ट पूछे कहाँ बना था, तो भारत में पहला हाई कोर्ट भी आपका कलकत्ता में बना था। भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली थी? तो भारत में पहली मेट्रो भी कलकत्ता में चली थी, आप याद रखना। अगर आपसे पूछे भारत में पहला मदरसा कहाँ बना था, तो भारत का पहला मदरसा भी कलकत्ता में बना था। अगर आपसे पूछे भारत का पहला डाकघर कहाँ बना था, भारत का पहला डाकघर भी कलकत्ता में बना था। बहुत सारी चीज़ें कलकत्ता में पहली बार हुई थी, तो इसका सही जवाब है कलकत्ता संग्रहालय 1814। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था आपका वैशाली में, ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध अपनी मृत्यु से पहले जो थे ये वैशाली में उन्होंने उपदेश दिया था, ये आप याद रखना। दोस्तों महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि महात्मा बुद्ध के जो गुरु हैं इनका नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। ये आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो आप इसको रट लेना। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, क्या कहा गया है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था ये 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1972। क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट हाथी कब लाया गया था? दोस्तों प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था, 1992। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर, अगर आपके एग्जाम में आए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखें। ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट लाल पांडा। तो प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत भी कब हुई थी आपकी? ये 1994 में हुई थी। लाल पांडा प्रोजेक्ट 1994, याद रखिएगा। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा गया था, तो ये 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो इकोलॉजी शब्द अच्छा किस भाषा से है? तो दोस्तों इकोलॉजी शब्द जो है ये आपका यूनानी भाषा का है, ऑप्शन ए। और ये किसने दिया था इकोलॉजी शब्द? दोस्तों अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था, ये आप याद रखना, अर्नेस्ट हैकल। देखो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की शाखा को इकोलॉजी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।